नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया आज तक पर। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के इंटरव्यू पर हो रहे विवाद पर बकिंघम पैलेस ने तोड़ी चुप्पी। कहा, नस्लवाद के मुद्दे चिंतित करने वाले पूरा परिवार ये जानकर दुखी कि हैरी और मेगन के लिए पिछले कुछ साल कितने चुनौतीपूर्ण रहे। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने हैरी और मेगन के इंटरव्यू को बताया दुखी करने वाला। कहा, यह 2021 है। मेगन अपने परिवार के साथ जुड़े रहना चाहती थी और ऐसा करने का उसे पूरा अधिकार है। चीन ने ब्रिटेन के राजदूत कैरोलिन विल्सन को किया तलब। चीन में मीडिया की भूमिका पर लेख लिखने पर विदेश मंत्रालय ने की कार्रवाई। पिछले हफ्ते विल्सन ने विदेशी संवाददाताओं पर जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया था एक लेख। शुक्रवार को क्वाड के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये पहला अवसर होगा जब दोनों नेताओं की वर्चुअल मुलाकात होगी। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। हमारे देश में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल। छोटे व्यापारियों की मदद के लिए नए लोन का ऐलान। जो बाइडेन खुद वॉशिंगटन में एक हार्डवेयर स्टोर पर पहुंचे, कर्मचारियों से नए प्लान पर चर्चा की। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कैपिटल हिल हिंसा मामले को लेकर जारी किया एक सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में पाइप बॉम्ब रखता हुआ नजर आया शख्स। एफबीआई के लोगों से वीडियो में दिख रहे संदिग्ध की जानकारी देने की अपील। कोरोना से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 82 लाख के पार। 26,24,000 से ज्यादा की मौत। रूस ने इटली के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक के लिए किया समझौता। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के 10 मिलियन डोज बनाएगा इटली। इटली की तरह यूरोप की 20 और कंपनियों के साथ समझौता। शरणार्थियों से भरे एक बोट के डूबने से 39 ट्यूनीशियाई शरणार्थियों की मौत हुई। भूमध्य सागर पार करते हुए इटली जाने के दौरान हादसा हुआ। इटली के कोस्ट गार्ड ने 165 शरणार्थियों को बचाया। रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट। धुएं के गुबार से भर गया आसमान। बड़ी मात्रा में निकला लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नदियों और सड़कों के लिए मुसीबत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर पुलिस की ज्यादती का वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। हमले में एक पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ हजारों लोग एथेंस की सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए लोगों के निशाने पर पुलिस वाले भी थे। भीड़ के हमले में एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एथेंस में सोशल मीडिया पर पुलिस ज्यादती का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। वीडियो में पुलिसकर्मी लाठियों से एक शख्स को बुरी तरह से पीटते नजर आए। पुलिस ज्यादती की इन तस्वीरों से लोग भड़क उठे और मंगलवार को 5,000 से ज्यादा लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकाला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके, आगजनी भी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ के हमले में एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने वायरल वीडियो मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस पिटाई से लोग काफी गुस्से में हैं और फिलहाल लोगों के गुस्से को शांत कराना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। म्यांमार में तख्तापलट के बाद सेना ने अब देश की सर्वोच्च पूर्व नेता आंग सान सू की के करीबियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। दरअसल मंगलवार को म्यांमार की सेना ने वहां के बागू शहर के एक घर पर छापा मारा। सैनिकों ने घर से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका संबंध आंग सान सू की से है। जिस शख्स को सेना ने पकड़ा वो सू की सुरक्षा में शामिल था। सेना द्वारा की गई गिरफ्तारी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें हथियारबंद सैनिकों को एक घर में छापे मारते हुए दिखाया जा सकता है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक और तेज होता जा रहा है। अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के हवाई राज्य में अचानक आई बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में तबाही की खबरें सामने आई। स्थिति ऐसी हो गई कि कहीं सड़कें टूट गईं तो कहीं घर, और यही नहीं, अचानक आई बाढ़ के चलते कई घरों में मलबा भी घुस गया। क्या सड़क,
क्या घर, क्या पेड़, जो भी इस बाढ़ के रास्ते में आया उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। तस्वीरें अमेरिकी राज्य हवाई की हैं, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। हवाई के हालात कितने गंभीर हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि यहाँ एक बड़ा बांध पूरी तरह भर चुका है, जिससे इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि यहाँ के प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास के इलाकों को खाली कराने पर जोर दिया है। भारी बारिश के चलते कई घरों में बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी घुस गया, जिससे यहाँ रहने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस बाढ़ के चलते कई घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक यहाँ 33 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में बारिश और तेज हो सकती है। हवाई राज्य के प्रमुख इलाके होनोलुलु, माउ द्वीप ऐसी जगह हैं जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने बड़ी संख्या में तबाही मचाई है। फिलहाल बाढ़ के बाद आई तबाही से निपटने के लिए राहत कार्यों से जुड़े कर्मचारियों को लगाया गया है। आज तक ब्यूरो। और अब रुख मॉस्को का, जहां मार्च महीने में भी यहां के नागरिकों को दिसंबर जनवरी वाली ठंड का एहसास हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि यहां रात का तापमान 0 से 25 डिग्री नीचे तक पहुंच रहा है। बर्फबारी से भले ही मॉस्को के लोगों को राहत मिली हो, मगर ठंड से नहीं। तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां हाल के दिनों में ठंड इतनी बढ़ गई कि पारा 0 से कई डिग्री नीचे खिसक गया। मार्च महीने में जहां दुनिया भर के कई देशों में गर्मियों की शुरुआत हो रही है, वहीं मॉस्को में अभी भी इतनी ठंड है कि लोगों को दिसंबर जनवरी का एहसास हो रहा है। हाल के दिनों में यहां ठंड में काफी इजाफा देखने को मिला है। हालात ऐसे हैं कि यहां दिन में तापमान -18 डिग्री पर रह रहा है, वहीं रात को ये गिरकर -25 डिग्री पहुंच जाता है। आमतौर पर मार्च को यहां स्प्रिंग सीजन के तौर पर देखा जाता है। आर्कटिक की तरफ से आने वाली इस ठंड को यहां मौसम में हो रहे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो जल्द आने वाले दिनों में यहां लोगों को गर्मी का भी एहसास होगा। आज तक ब्यूरो। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने लॉस एंजल्स की 56,000 सीटों वाले डूजर स्टेडियम से राज्य को संबोधित किया। विशेष बात यह रही कि जिस स्टेडियम से संबोधन किया गया वो पूरी तरह से खाली था। ये संबोधन वर्चुअल किया गया। इस संबोधन के जरिए उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई। गवर्नर गोविन ने कहा कि कोरोना से जुड़ी कई अहम बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी से जुड़े उनके फैसलों ने लोगों की जान बचाई है, साथ ही इस दौरान हुई गलतियों को भी उन्होंने स्वीकार किया। गवर्नर ने लोगों से अपील की कि उन्हें हौसला कायम रखना है, अपने सपनों को साकार करना है। इस भाषण को इस साल होने वाले गवर्नर के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। Look, our eyes are wide open to what's wrong. And so our journey back must also be a path to close those inequities. फलस्तीन के वेस्ट बैंक में कोरोना मामलों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि अब यहां के अस्पतालों में और मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि यहां के आईसीयू लगभग 100% भर चुके हैं। मरीजों से भरे अस्पताल की यह तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके की है। यहाँ कोरोना के मामले में हाल के दिनों में काफी उछाल देखा गया है, जिसके चलते यहाँ के अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए जगह की कमी से जूझ रहे हैं। फिलिस्तीन के अस्पतालों की हालत ऐसी है कि यहाँ आईसीयू पूरी तरह भर चुके हैं। ये हाल तब है जब यहाँ के कई इलाकों में पिछले 2 हफ्तों से सख्त लॉकडाउन लागू है। वेस्ट बैंक और गाजा में 52 लाख के करीब जनसंख्या है और अब तक उसे इजराइल, रूस और यूएई से दान में करीब 35,000 वैक्सीन मिली है। एक तरफ जहां फिलिस्तीन वैक्सीन और अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या से परेशान है, तो वहीं उसके पड़ोसी देश इजराइल में आधी से ज्यादा आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। 23 मार्च को होने वाले चुनाव के प्रचार में लगे पीएम नेतन्याहू ने और वैक्सीन मंगाने का भी ऐलान किया है। यही वजह है कि यहाँ अब कोरोना मामलों में काफी कमी आई है, जिसके चलते यहाँ लॉकडाउन खत्म हो चुका है और पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं। लेकिन फिलिस्तीन के हालात बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के लोग इसके लिए अपने नेताओं को भी जिम्मेदार मानते हैं और इजराइल को भी। उनका कहना है कि फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा है, इसलिए उसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में
फिलिस्तीन को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन इजराइल ने ओस्लो शांति समझौते के हवाले से वैक्सीनेशन के लिए फिलिस्तीनी प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। फिलहाल इजराइल ने अपने देश में और वेस्ट बैंक के इलाके में काम करने वाले फिलिस्तीनी कामगारों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। आज तक ब्यूरो।